खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो अपना नसीब साथ लेके आता है। नसीब के साथ जब वो इस दुनिया में आता है तो कर्म और जुड़ जाता है उसका। जैसे जैसे वो होश संभालता है, बड़ा होता है, जवान होता है, दुनिया में काम करता है। अब अच्छे काम करता है तो अच्छी रास्ते मिलते हैं उसे, और बुरे काम करता है तो उनका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। उनका परिणाम फल भी बुरे ही होते हैं। साथियों, कहते हैं कि इंसान जैसा करेगा, जैसा बोएगा, वैसा ही उसको फल मिलेगा और वैसा ही वो काटेगा। बच्चा जन्म लेता, किसी को कुछ पता नहीं कि जवान हो के, बड़ा हो के वो क्या बनेगा। राजा बनेगा कि रंक बनेगा, चोर बनेगा कि डकैत बनेगा, तस्कर बनेगा कि संत बनेगा, सन्यासी बनेगा, या देश की गद्दी पे बैठेगा, या गलियों में शराब पिए पड़ा रहेगा। किसी को कुछ पता नहीं। कुछ नसीब और बाकी उसका कर्म, वो उसका साथ देता है। जैसे कर्म करता है उसका फल उसको मिलता चला जाता है। 1926 में एक बच्चा जन्म लेता है एक मजदूर के घर तमिलनाडु में। कोई नहीं जानता उसका नसीब कैसा है। जब वो बच्चा 8 साल का था तो उसके माता पिता अपने परिवार के साथ उसको लेके बम्बई आ गए, और वहाँ उन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग करने की दुकान खोल ली, एक खोखा खोल लिया। वो लड़का अपने बाप के काम में हाथ बटाने लगा। बड़ा हुआ तो कुली का काम करने लगा। बम्बई में मझगांव एक जगह है, वहाँ डाक पर वो कुली बन गया, और जो पानी की नाव, बड़ी बड़ी नाव होती थी, जहाज होते थे, उनसे जो सामान आता था उसको लाद के वो गंतव्य के लिए जो ट्रक लगे रहते थे उनमें पहुंचाते थे ये लोग। साथियों, वहाँ मझगांव में डाक पे हर सोमवार को एक शेर खान पठान अपने गुंडों के साथ आता था, और वो हर कुली से 1 रुपया रोजाना के हिसाब से हफ्ता वसूली करता था। और जो कुली पैसा नहीं देता था, हफ्ता नहीं देता था, उसके साथ उस शेर खान के गुंडे मार पिटाई करते, जख्मी करते थे उसको, जिससे और कुलियों में दहशत बनी रहे। जब ये बच्चा बड़ा हो गया और कुली बन गया वहाँ, इसका नाम था हाजी मस्तान। जब इसने देखा कि ये बाहर का आदमी आता है, हर शुक्रवार को आता है और ये कुलियों से मेहनत का पैसा ले जाता है, जो वो उसको गलत लगा। उसने कुछ कुलियों से मंत्रणा की, विचार विमर्श किया कि भाई अगर आप मेरा साथ दो तो मैं इस गुंडे से ये हफ्ता वसूली जो करता है ये बंद करा दूंगा। कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए, और ये सब बातें कुलियों में ही रही, डाक से बाहर नहीं गई। जब शुक्रवार को शेर खान अपने गुंडों के साथ आया तो कुलियों की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि लाइन लगा के उनसे हफ्ता वसूली होती थी। तो उसने देखा कि 8-10 कुली गायब हैं। जब उसने पूछा कि और कुली कहाँ हैं, तो हाजी मस्तान अपने साथियों के साथ आया और बोला, भाई हम तुम्हें क्यों दें अपनी मेहनत का पैसा। शेर खान को ये बात बुरी लगी, उसके गुंडों को बुरी लगी, उन्होंने उनसे मार पिटाई शुरू कर दी। यहाँ हाजी मस्तान और जो कुली थे जिन्होंने ये मंत्रणा की थी कि हम इसको मार के भगाएंगे, वो डंडा लेके उन पर पिल पड़े, शेर खान पर और उसके गुंडों पर, और उनको इतना मारा कि वो जान बचा के उनको भागना पड़ा। उस दिन के बाद शेर खान ने डाक पर लौट कर नहीं देखा। उस दिन से हाजी मस्तान की डाक कुलियों में इज्जत बढ़ गई, शोहरत बढ़ गई, और वो उसको अपना एक लीडर मानने लगे। यहीं से साथियों
तस्करी का सोना भी आता था। एक व्यक्ति तस्करी का सोना लेके आता था तो एक पेटी हाजी मस्तान के हाथ में लग गई। जिस व्यक्ति की पेटी थी वो व्यक्ति पुलिस ने पकड़ लिया, जेल भेज दिया। हाजी मस्तान ने उस पेटी को खोलकर नहीं देखा। अपनी झोंपड़ी में, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे उस समय ये लोग, वहाँ जाके रख दी। कुछ समय बाद जब वो जेल से छूट के आया व्यक्ति, तो हाजी मस्तान से मिला। हाजी मस्तान ने उसको अपने झुग्गी झोंपड़ी पर ले गया और वो जो पेटी थी वो उसको दी, उस व्यक्ति को जिसकी थी। उसने देखा तो उसमें सोने की तस्करी किया हुआ सामान था, सोने की ईंटें थी, जो भी कुछ उस समय बनता था सोने का, इस तरह वो पूरी पेटी सोने से भरी हुई थी। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और उसको आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे उसमें इस व्यक्ति का ईमान नहीं डोला। ये बेईमानी भी कर सकता था, ये पूरे सोने को दबा सकता था, कह सकता था नहीं है, या पुलिस ने पकड़ ली। वो उसकी ईमानदारी पर खुश हुआ और उसने उस व्यक्ति को अपने साथ मिला लिया। तब से हाजी मस्तान सोने की तस्करी में लिप्त हो गया और बड़े पैमाने पर ये तस्करी करने लगा। जब हाजी मस्तान तस्करी करने लगा तो पैसा भी खूब आने लगा। तब हाजी मस्तान को लगा कि अभी मुझे अब अपनी मसल्स पावर बढ़ानी चाहिए, यानी मुझे अपने और आदमियों की संख्या बढ़ानी चाहिए जो मेरे हित में काम करें, मेरे इशारों पर काम करें, मेरी बातों का समर्थन करें। उस समय बम्बई में करीम लाला करके भी एक व्यक्ति होते थे, उनका भी प्रभाव होता था, उनकी भी दहशत होती थी, उनका भी नाम चलता था गुंडागर्दी में, बदमाशी में, हफ्ता वसूली में। एक वरदराजन जो थे ये भी तमिलनाडु के ही थे। वरदराजन की और हाजी मस्तान की जो मुलाकात हुई वो जेल में हुई। जेल में हाजी मस्तान भी और वरदराजन भी। वरदराजन ने ये देखा कि जेल में एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए और हर वक्त 555 यानी 555 की सिगरेट उसकी उंगलियों में लगी रहे, सिगरेट पीता रहे 555 की, और जो भी जेल का कर्मचारी है वो उसको अदब से सलाम करे, झुक के सलाम करे। कोई भी अधिकारी आए तो वो भी उसे झुक के सलाम करे, अदब से पेश आए। वरदराजन को लगा कि इससे दोस्ती करनी चाहिए। इधर हाजी मस्तान ने वरदराजन का नाम तो सुन रखा था, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करना चाहता था जिससे वरदराजन को ये लगे कि ये दब के मुझसे दोस्ती कर रहा है। उस जेल में दोनों की दोस्ती हो गई। जेल से बाहर आए, दोनों मिलके काम करने लगे, करीम लाला के साथ काम करने लगे। साथियों, हाजी मस्तान सदा सफ़ेद कपड़े पहनता था और हर वक्त उसके हाथ में 555 की सिगरेट होती थी, सिर पर एक मुसलमानी कैप होती थी और लंबा तगड़ा आदमी। रंग तो सांवला था, लेकिन एक चीज़ ये खासियत है कि उसने कभी मजदूरों पर, गरीबों पर जुल्म नहीं ढाया। उसकी गिरफ्तारी एक बार 1974 में भी हुई, और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। उस समय भी हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया गया। साथियों, सुना यहाँ तक जाता है, बम्बई की हवाओं में चर्चा थी कि जब हाजी मस्तान को उसके बंगले से गिरफ्तार किया गया तो जिस कुर्सी पर बैठकर वो अपने गैंग को आदेश देता था, अपने आदमियों को निर्देश देता था, वो कुर्सी बेशकीमती थी। उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसकी चेयर पर बैठता था वो, उसमें सोने की बनी हुई थी। इतना पैसा वो तस्करी से कमाता था। साथियों, जब पुलिस उसके पीछे पड़ गई और तस्करी में आए दिन धरपकड़ होने लगी, एनकाउंटर होने लगे, तो उसने तस्करी छोड़कर बिल्डर्स की लाइन में आने की सोची। उस समय बम्बई में बहुत लोग किराए पर रहते थे और जिनके मकान थे वो अपना मामूली रुपयों में उन्होंने किराएदारों को वो मकान दे रखे थे। उस समय का एक कानून ऐसा था
कि अगर मकान मालिक को अपना किराया समय पर नहीं मिल रहा है और उसे मकान खाली कराना है, तो उसे कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि मुझे इस जगह की किराएदार से ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये वो साबित नहीं कर पाते थे मकान मालिक, और किराएदार ये साबित कर देता था सब मकान मालिक पे तो एक जगह है अपनी, और भी मकान है और भी किराए पे दे रखे हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम तो मजबूरी में रह रहे हैं। तो कोर्ट किराएदारों से मकान खाली नहीं कराती थी। अब जब लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब हमारे मकान खाली नहीं हो रहे, तो उन्होंने मकानों पर ध्यान देना छोड़ दिया। टूट फूट होती थी तो किराएदार अपने आप करा लेते थे। यहाँ जब हाजी मस्तान ने ये देखा कि भाई अब तस्करी में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा पैसा नहीं है, तब उसकी नज़र इस तरफ गई। उसने मकान मालिकों से औने पौने दामों में मकान अपने नाम कराए, अपने आदमियों के नाम कराए, और फिर जो किराएदार थे उनको खाली करने के लिए बोला, और जो खाली नहीं करते थे तो वो परिणाम भुगत सकते थे। साथियों, आप समझते हैं कि उस समय इन लोगों के परिणाम क्या होते थे। मार पिटाई करना, कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो उसे रास्ते से हटा देते थे। इतना खौफ था जनता में, ऐसे लोगों में, जिसे ये चाहते थे उसे अपना बना लेते थे या रास्ते से हटा देते थे। तो और उस जगह को जब किराएदार खाली कर देते थे, ये तोड़ के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते और महंगे दामों पर बेचते, उसको फ्लैट बना बना के बेचते। हाजी मस्तान को लगा कि इसमें तो तस्करी से भी ज़्यादा पैसा है, वो इसमें पूरी तरह उतर गया। साथियों, जब हाजी मस्तान का ढलान शुरू हो गया तो उसने पूरा ध्यान अपना इसी पे लगा दिया, बिल्डर पे। दूसरा, उसे फिल्मों का भी बड़ा शौक था, उसने कुछ फिल्मों में भी पैसा लगाया, वो चली भी। दूसरा, फिल्म के उस समय के जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरो हीरोइन थे, सबका उसके पास जाना था। क्या दिलीप कुमार, क्या धर्मेंद्र, क्या देवानंद, क्या अमिताभ, सभी लोग जाते थे। साथियों, कुली की जो घटना हुई थी शेर खान के साथ हाजी मस्तान की, उसका हूबहू चित्रण यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म दीवार में किया था। अमिताभ बच्चन ने उसमें हाजी मस्तान की रोल एक तरीके से अदा किया था। बिल्कुल हूबहू वही चित्रण था, वो भी कुलीब था, अमिताभ बच्चन भी, और वहाँ भी हफ्ता वसूली होता था, फिल्म में भी हफ्ता वसूली होता था, और वो भी हफ्ता वसूली करने वालों को मार के भगा देता था। तो साथियों, इस तरह एक बालक 1926 में जिसका जन्म हुआ, उसने अपनी हिकमत और अपने हिम्मत और चालाकी और बुद्धिमत्ता के बल पर अंडरवर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया, अपना नाम कमाया और इज्जत भी कमाई। आगे चल के उन्होंने एक अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन उसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ, ज़्यादा शोहरत नहीं हुई। राजनीतिक पार्टी जो बनाई तो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। जब इमरजेंसी 1975 में हमारे देश में लगी थी, सब लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। जब इमरजेंसी हटी तो ये सब लोग बाहर आए, तभी हाजी मस्तान भी जयप्रकाश के संपर्क में आया, और उन्हीं के संपर्क में आने पर उसने भी अपनी एक दलित मजदूर विकास मंच बनाया, लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं था। जब तक ये हाजी मस्तान रहा तब तक ही था, उसके बाद उसका भविष्य भी गर्त में चला गया। तो साथियों, अपने कर्म से, अपनी हिम्मत से, अब ये अलग बात है कि उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम सदा के लिए लिख दिया। दूसरे, समाज में भी उसने इज्जत बटोरी। जो मेहनतकश मजदूर आदमी थे वो उसका नाम बड़े सम्मान से लेते थे, हाजी मस्तान का, उसे बाबा कहते थे। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बड़े बड़े फंक्शन होते थे, पहली लाइन में हाजी मस्तान को सीट दी जाती थी। दिलीप कुमार साहब की बगल में वो बैठता था, कभी धर्मेंद्र की बगल में बैठता था। यहाँ तक कि जब ये दीवार फिल्म बन रही थी तो सलीम जावेद जोड़ी के जो सलीम खान हैं, सलमान खान के पिता, वो अमिताभ बच्चन को लेकर कई बार हाजी मस्तान के बंगले पर गए थे। उसकी ज़िंदगी
के विषय में जानने के लिए, जिससे दीवार फिल्म में उसको अच्छे से चित्रण किया जा सके। ये साथियों कहने का मेरा यही मतलब है कि आदमी मेहनत से, अपने कर्म से अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। या ये कह सकते हैं कि उसने कर्म इस तरह किए कि उसके नसीब में ऐसा ही लिखा था। मैं यहाँ सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें जन्म कहीं भी मिले, मजदूर के घर मिले, किसी के यहाँ मिला हो, हम बड़े हुए, जब से हम होश संभालें, उन नौजवान साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। उसका अंजाम सदा बुराई होता है। मेहनत का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन उसका फल सदा अच्छा ही होता है। सुकून में, शांति से और इज्जतदारी के साथ कमाई हुई मेहनत की रोटी सदा फलदायी होती है, सुखदायी होती है। और उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर, किसी को धमका कर, जबरदस्ती छीन कर उस रोटी में कभी फलीभूत नहीं होती, बरकत नहीं होती। अपवाद हो सकता है, अपवाद होने के लिए ही होते हैं। उस चीज़ पे ना जाकर हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। बस इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, धन्यवाद, नमस्कार।